तो वेयर सुपरविजन इज नीडेड अ सुपरिटेंडेंट इज पोस्टेड। जहाँ पे सुपरविजन की यानी कि देख रेख की जरूरत होती है वहां पर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है। सुपरविजन बोले तो सुपर इंटेंडेंट, इसका मतलब है ओवरसीइंग फ्रॉम अबव, ऊपर से किसी चीज को ओवरसी करना। ओवरसी का मतलब होता है ऑब्जर्व या नोटिस करना। जो पर्सन ऑब्जर्व या नोटिस करेगा वो डिसीजन क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। और जिनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी अच्छी होती है उनको जांचने के लिए, उनको इवेलुएट करने के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, और इसको अराउंड यूपीएससी एग्जाम के आसपास लगाया जाता है, जिसके अंदर से आपकी मैनेजेरियल स्किल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी देखा गया है। यस रेडमी नो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं सुपरविजन के बाद नेक्स्ट लेवल पर बात करूं तो सीबीएसई के अंदर अलग अलग पोस्ट आपके पास होती है, एलडीसी से लेके चेयरमैन की। लेकिन आपकी जो ये सुपरिटेंडेंट पोस्ट है ये यहाँ होती है, यानी कि एक एलडीसी जे, जो कई सारे बच्चों ने जे भरा है वो सीनियर असिस्टेंट बनेंगे, बाद में वो सुपरिटेंडेंट बनेंगे। और जो लोग सुपरिटेंडेंट बनेंगे बाद में वही लोग सेक्शन ऑफिसर होंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरी होंगे, फिर डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, फिर कंट्रोलर, डायरेक्टर या सेक्रेटरी होंगे, और फिर सीबीएसई चेयरमैन होंगे। तो आपकी गाड़ी यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ पे आपको बहुत सारे लोअर लेवल के लोग और बहुत सारे अपर लेवल के लोगों के बीच में मध्यस्थता करनी पड़ेगी, मीडिएटिंग करनी पड़ेगी। और अगर ये मीडिएशन करना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुलकर काम करना पड़ेगा। सर कैन यू ऑल्सो टीच इन इंग्लिश सर? I can, but you have to make request for this. ओके, सो स्टाफ या कैटेगरी के तौर पर सीबीएसई के अंदर देखें तो जो एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट या फिर आपके पास सीनियर असिस्टेंट होता है उसका काम क्लैरिकल या बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है। लेकिन जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं और जो आप प्रमोशन के बाद बनेंगे सुपरिटेंडेंट एंड एसओ, आपका काम होगा सुपरवाइजरी एंड सेमी डिसीजन मेकिंग। उसके बाद जो असिस्टेंट सेक्रेटरी से लेके जॉइंट सेक्रेटरी तक के लोग होंगे दे विल बी हेडिंग एग्जीक्यूटिव लेवल डिसीजन मेकिंग, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। उसके अलावा जो कंट्रोलर या डायरेक्टर या सेक्रेटरी लेवल के लोग होंगे दे विल बी हेडिंग स्ट्रेटेजिक पॉलिसी लेवल ऑपरेशंस। और उसके अलावा जो चेयरमैन टाइप के जो हाई लेवल के लोग होंगे दे विल बी हेडिंग टॉप लीडरशिप, सीबीएसई विजन या मिशन सेटिंग। और इनका सीधा सीधा संबंध एमएचआरडी से रहता है। आप में से जानते हैं कितने लोग एमएचआरडी का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तौर पर इसको जाना जाता है। अगर मैं आगे की बात करूं तो प्रमोशन के लेवल पर एलडीसी से जे या जे से एसए और एसए से सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट से एसओ, एसओ से असिस्टेंट सेक्रेटरी जो बनता है वो तीन टाइप से बनता है, या तो सीनियोरिटी के लेवल पर, या डिपार्टमेंटल के एग्जाम भी होते हैं, या फिर आपके सर्विस रिकॉर्ड को देखकर भी होता है। सीबीएसई अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स ऑफन पैरेलल सेंट्रल गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी प्रैक्टिसेस होगी वही चीज सीबीएसई के अंदर भी तुरंत प्रभाव से लागू होती है। एंड ऑल ऑफिसर्स मस्ट फॉलो जीओआई रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सीबीएसई के एडमिनिस्ट्रेटिव बायलॉज फॉलो करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ सर्विस कंडक्ट रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब इतने सारे काम अगर एक सुपरिटेंडेंट के से उम्मीद रखे जा रहे हैं तो सुपरिटेंडेंट के अपनी जॉब प्रोफाइल का क्या काम है? ये एक ग्रुप बी की जॉब है जो कि नॉन गैजेटेड है, लेकिन प्रमोशन के बाद ये गैजेटेड पोस्ट हो जाएगी। अपने आप में ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो कि मिड लेवल पर काम करता है। ये सीबीएसई के हेडक्वार्टर में, रीजनल ऑफिसेज में और डिपार्टमेंट के बैकबोन का काम करता है। प्राइमरी जॉब फोकस के तौर पर देखें तो इसका काम है एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन करना, एग्जामिनेशन रिलेटेड वर्क को कोऑर्डिनेट करना, फाइल मैनेजमेंट और नोटिंग या ड्राफ्टिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स कोऑर्डिनेशन करना, और साथ ही साथ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करना। जनरल रैंक के तौर पर इसमें सीनियर असिस्टेंट या असिस्टेंट के लोगों से ऊपर काम करता है ये।
और साथ ही साथ ये सेक्शन ऑफिसर या जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे काम करता है। इसलिए बात करें तो ये एक लिंक का काम करता है, सेक्शन ऑफिसर और अपने नीचे के सारे असिस्टेंट। सेक्शन ऑफिसर इसके ऊपर होगा और असिस्टेंट इसके नीचे होगा, और इनके लिंक के बीच में जो काम करता है उसे बोलते हैं सुपरिटेंडेंट। ठीक है जी। उसके अलावा इसकी पोस्टिंग लोकेशन, अगर हेडक्वार्टर मिलता है तो आपको दिल्ली मिल सकता है। अगर रीजनल ऑफिसेज मिलेंगे तो चेन्नई, गुवाहाटी, देहरादून टाइप के 10-12 सेंटर हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एकेडमिक, ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव या रिसर्च यूनिट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। एकेडमिक यूनिट है, ट्रेनिंग यूनिट है, एग्जामिनेशन यूनिट है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट है, या रिसर्च यूनिट के तौर पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अब जब आपको ये समझ में आता है कि सुपरिटेंडेंट का काम कितना लंबा चौड़ा है, तो फिर आपसे एक पूछा जाता है कि कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। कितने लोगों ने ये देख लिया है, टीयर 2 का अपना सिलेबस देख लिया है? तो टीयर 2 के सिलेबस में ये खास चीजें हैं जो कि आपको यूनिक तरीके से पढ़नी है। और इसमें से खास तौर पर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें से बेसिकली हैवी मार्क्स का आपके पास चीजें आने वाली है। अगर आप में से कोई मेरे को बता पाएगा कि कितने मार्क्स की चीज इसमें से आने वाली है, तो आप देख के ताज्जुब हो जाएंगे कि इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने हैं और इसके अंदर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं इस सेक्शन से, तो 8 क्वेश्चन आपके पास आने हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 24 मार्क्स का। और अगर मैं इसके अंदर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूं तो 4 क्वेश्चन आने हैं 5 मार्क्स के, यानी 20 मार्क्स का। अगर मैं 300 मार्क्स का टोटल पेपर करके चलूँ तो ये 44 मार्क्स का सेक्शन आपके पास आना है। और छोटा सा चैप्टर है, 7 से 8 लेक्चर के छोटे छोटे लेक्चर बनेंगे, जिसमें से एक लेक्चर आज हम कंप्लीट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप अपना पेन और पेपर जरूर से जरूर रखें और चीज़ें नोट करते जाएं। उसके बाद हम 15 से ज़्यादा एमसीक्यू और 5 से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव के सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे। और मोटे तौर पर आपको वहीं से क्वेश्चन भी दिखाई पेपर में दे जाएगा। ठीक है। तो हाउस द जोश, क्या हम शुरू करें? कितने लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स पे अपना हाथ रखें, चैट बॉक्स को अपना एक्टिव रखें और फटाफट से लिखते जाएं। कृष्ण कुमार, यस सर, कैसे हो कृष्ण? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर हम फेज वाइज स्ट्रक्चर की तैयारी करें तो यहाँ पे हम थ्योरी की भी, टेस्टिंग की भी, स्किल की भी और फीडबैक लेवल पर, तीनों लेवल पर काम करेंगे। पहले 15 दिन हम फेज 1 पर काम करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। फिर फेज 2 में हम काम करेंगे डीप डाइव एंड टेस्ट इंटीग्रेशन, सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके फिर तैयारी करेंगे। और फेज 3 में हम मॉक टेस्ट, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस की तैयारी करेंगे। और इसके अंदर हम सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ स्पीड और एक्यूरेसी पर काम करना शुरू करेंगे। तो आपके रिजल्ट आने से पहले पहले आपकी पूरी तैयारी अगर हो चुकी हो, तो फिर जो 1420 लोगों को एडमिट कार्ड आएंगे जिसमें से 142 को फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको मन है कि 1420 लोगों में आपकी सबसे अच्छी रैंक अगर आती है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, तभी आप 142 वैकेंसीज का हिस्सा बन पाएंगे। क्लियर है? तो आज से हमने क्लास शुरू कर दी है और क्लास को हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर वाइज अगर टॉपिक्स देखें तो पहला टॉपिक होगा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर 3 चीजें होंगी: मीनिंग, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, रोल इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, और थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इफ वी गो बाय द सेकंड टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, और पावर एंड अथॉरिटी के अंदर हम पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी की बात करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन की बात करेंगे। थर्ड टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड की बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक आपके पास आएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर हम कॉरपोरेट गवर्नेंस की भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट भी इसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आएगा।
उसके बाद न्यू डायमेंशंस ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट की बात करेंगे, और यहाँ से आपके पास डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही सधे हुए चीजों में है। और मैक्सिमम लेवल पर जो सीबीएसई की आजकल चीजें चलती है वो इसी पब्लिक मैनेजमेंट के न्यू डायमेंशन पर चल रही है। इसके अंदर हम पब्लिक मैनेजमेंट के रिफॉर्म्स, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, उसके अलावा एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज पढ़ेंगे। और ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, प्लीज इसको ये ना माने कि ये यूपीएससी का सिविल सर्विस है। अगर आप सीबीएसई के नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो ये एज इट इज लाइन यहाँ पर दी गई है, जिसके अंदर आपको इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप के बारे में पढ़ना, और इसमें से आपको डिस्क्रिप्टिव का एक क्वेश्चन मिलने वाला है 5 मार्क्स का। और साथ ही साथ आपको डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इसके अंदर करना है। 7th टॉपिक के तौर पे लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जहां पर आपको वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मोटिवेशन एंड मोरल के तौर पर चीजें पढ़नी है। कोई खास चैप्टर नहीं है, बट इसके ऊपर एक ऐसे राइटिंग टाइप का या शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एथिकल इशुएंस इन गवर्नेंस के तौर पर, तो वो जरूर से जरूर आप यहाँ पर कर लीजिएगा, रोल ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल इन एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर। जैसे एक स्टूडेंट के तौर पर भी आपको मोटिवेशन या मोरल की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी आपको अपने कम जो अनुभव वाले लोग हैं, न्यू रिक्रूटमेंट वाले लोग हैं, उनको भी मोरल बिल्डिंग का काम करना पड़ता है, एक अधिकारी के तौर पर, एक ऑफिसर के तौर पर। तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सेशन अगर इस तरह से चल रहा है, और अगर अब मैं पहला चैप्टर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा दूं, ये वाला चैप्टर, सो हाउ इज द जोश? कितने लोग चाहते हैं कि यस सर, एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाए? वी आर रेडी टू कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम। सो वी विल बी गोइंग बाय द बोथ द लैंग्वेजेस विद इन द क्लास। सो दोनों चीजें आप करने वाले हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि एक सुपरिटेंडेंट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्यों पढ़ना चाहिए, तो सुपरिटेंडेंट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज इसलिए जरूरी है बिकॉज ही शुड अंडरस्टैंड हाउ सीबीएसई ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। He has to handle governmental file procedures like notations, file movement, approvals. He has to grasp rules of governance, transparency, and accountability. Along with it, he has to manage teams effectively, like he has to manage his assistants, clerks, outsourced staff, and likewise, he has to ensure optimum resource utilization, like time, staff, and budget. He has to organize examination logistics across massive scale, 20+ लाख स्टूडेंट्स को कई बार उसको efficiently logistic रीच करना पड़ता है। He has to help in implementing national education policy reforms, and he has to adopt administrative strategies to new educational reforms. उसके अलावा उसको डील करना पड़ता है अनएक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डिसरप्शन के लिए, जैसे पिछले दिनों में कभी कोविड आ गया, कभी डिजास्टर आ गया, या कभी पेपर लीक हो गया, कुछ इस तरह की चीजें भी हो जाती है। लेकिन उसको पूरे अंडर प्रेशर में काम, कंपोज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड लॉफुल रिस्पॉन्सेज देने होते हैं, और इसलिए उसके उसकी चेकिंग की जाती है कि उसकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ सब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव नॉलेज भी अच्छी है या नहीं। साथ ही साथ उसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पे काम करना, डिजी लॉकर पर और सीबीएसई एकेडमिक पर काम करना। आप में से कोई बता सकता है कि आजकल सीबीएसई डिजी लॉकर के लिए क्यों जानी जाती है? आखिर डिजी लॉकर क्यों जरूरी है, या ओएसिस डेटाबेस मैनेजमेंट के तौर पर उसको काम करना क्यों आना चाहिए? साथ ही साथ उसको आरटीआई के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, और ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बनाने के लिए एग्जाम या रिजल्ट से रिलेटेड इंश्योर करना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल रेड टेपिज्म से शिफ्ट होकर अब उसे सिटीजन स्टूडेंट सर्विस ओरिएंटेशन में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे सीबीएसई एडमिनिस्ट्रेशन की अब मॉडर्न अप्रोच है, स्टूडेंट इज द सेंटर। तो उसके अकॉर्डिंग इसको काम करने के लिए सर्विस डिलीवरी माइंडसेट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर इतना सारा काम पड़ता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी समझ में आना चाहिए। तो आइए समझते हैं व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हाट इज मैनेजमेंट।
तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, इट स्टीयर्स द शिप, ये शिप को स्टीयरिंग देता है। लेकिन मैनेजमेंट रोज द शिप, वो शिप को आगे बढ़ाता है। तो डायरेक्शन देने का काम करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसको आगे मूव फॉरवर्ड करने का काम करेगा मैनेजमेंट। और इन दोनों का काम की जरूरत होती है एक सुपरिटेंडेंट के द्वारा। तो बोथ आर नीडेड टू रीच द डेस्टिनेशन। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन के फोकस की बात करूं, so they are mainly focusing on policy formulation and governance. They set the policy, but management is known for implementation and operational efficiency of those policy. Okay, so one who set the policy is called administration, and one who implement the policy is called management. वेरी गुड। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स को एक ही जगह डिजिटली सिक्योर एंड ऑथेंटिक रखने के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। अगली बात है स्कोप के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप गवर्नमेंट या पब्लिक बॉडीज के अंदर होता है, और इसी चीज को आगे के लोगों के साथ जोड़ने के लिए बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर या एनजीओ से जोड़ने के लिए एक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। लेवल के तौर पर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड या मैक्रो या बिग अप्रोच है, लेकिन अगर मैनेजमेंट देखें तो एक प्रैक्टिकल, माइक्रो या एक माइन्यूट लेवल पर काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एजुकेशन लो पास करना एक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन एक स्कूल को एफिशिएंटली चलाना अपने आप में एक मैनेजमेंट है। अगर इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्विक मेमोरी टिप के तौर पर देखें तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग होते हैं, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं, दे आर जस्ट ड्रॉइंग द मैप, वो सिर्फ एक मैप ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो मैनेजर होता है वो कार चलाता है, मैप ड्रॉ नहीं करता। तो जो मैपिंग या पॉलिसी बना के देगा वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे वो मैनेजर है। और यहाँ पर आपको एक सुपरिटेंडेंट के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर के बीच की भूमिका निभानी होती है, इसलिए आपको ये दोनों चीजें यहाँ से पता होना जरूरी है। कैसा लग रहा है सेशन? कितने लोगों को बात समझ में आई कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन मैनेजमेंट एक माइन्यूट टॉपिक है जिसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है और सिस्टम को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, बोलते रहो। देखो, चैट बॉक्स आपके लिए खुला है, हर बच्चा अपना इसमें पार्टिसिपेशन दे। और कितने बच्चे पेन पेपर के साथ नोट कर रहे हैं तो एक बार पी पी लिख दें, पेन पेपर, ताकि पता लग जाए पेन पेपर के साथ काम कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ठीक रहेगा। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन के तौर पर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है डूइंग कलेक्टिव वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों और संसाधनों को संगठित करके जनहित के उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट और एनी इंस्टीट्यूशन। सो in administration there are three words: first, organizing; second, directing; and third, coordinating. Organizing, directing and coordinating, और वो आप दो चीजों को करेंगे, या तो पीपल को करेंगे या फिर नॉन पीपल यानी कि रिसोर्सेज को करेंगे। सो अब ये डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ ओडीसी, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, क्या क्या, पीपल एंड रिसोर्सेज, टू अचीव द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपके पास एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो फ्लड रिलीफ के ऑपरेशंस कंडक्ट करता है, ये अपने आप में क्या कहलाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। क्या आपने अपने शहर के डीएम के बारे में सुना हुआ है? या फिर कई बार आपने इसको डीएम की जगह डीसी, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर सुना हो? तो इस तरह के नाम लिए जाते हैं। यूपीएससी वाले बच्चे शायद इस बात को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अभी तो पढ़ाना शुरू किया है, पीडीएफ ही चाहिए तो पीडीएफ तो बाद में ले ही लेना जब आपका एग्जाम की डेट आएगी टीयर 2 की, है ना, उसके पहले हम पीडीएफ भी दे देंगे। अभी पढ़ना शुरू करो। हाँ जी, मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या समझ में आया? चलो, कौन बताएगा? सर ऑडियो वीडियो भी ऑन कर लो। कितने बच्चे चाहते हैं कि सर मैं कैमरा खोल के पढ़ाऊं?
और समझाते हुए पढ़ाऊं, और आप भी चाहते हैं कि सर मेरे से सुन सुन के सुनो, तो कोई बच्चा बता पाएगा यहाँ पर? चलिए, तो आप बताइए गुसाई, कि एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? सो एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है। तो मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट का मतलब होता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्स में पीपल हो, मनी हो या मटेरियल हो, अगर रिसोर्स का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, जो भी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट में थोड़े से ज्यादा काम होते हैं, 5 काम होते हैं। पहला, प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, लीड करना है और कंट्रोल करना है। और ये काम करने के लिए प्रबंधन का अर्थ है सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करके संबंधित लक्ष्य प्राप्त करना। जैसे मैनेजिंग कोर्ट स्टाफ ड्यूटीज एंड फाइल मूवमेंट एफिशिएंटली इन ए जुडिशियल सेटअप। कौन आदमी जो कोर्ट में क्या काम करेगा, ऐसे ही एक सुपरिटेंडेंट के तौर पर आपको भी सबकी ड्यूटी सेट करनी पड़ेगी। जैसे आपके नीचे बहुत सारे जे काम करेंगे, एसए काम करेंगे या एलडीसी काम करेंगे, उन सबकी ड्यूटी लगानी पड़ेगी आपको एक बड़े काम को जो दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक दो सुपरिटेंडेंट है। आप देखो 142 तो अभी वैकेंसी आई है, इसका हम लोग कितने सुपरिटेंडेंट पहले से भी प्रमोटेड भी होंगे और पहले से काम भी कर रहे होंगे। तो वो बड़े वाले लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे पॉलिसी बनाई है, आप लोगों ने आते आते उसको एग्जीक्यूट या मैनेज करने का काम करना है। तो अगर सिंपल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर देखें, तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर मेकिंग श्योर द प्रोमिसेस एंड प्लान्स मूव फ्रॉम पेपर टू प्रैक्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जितने भी आपने प्रॉमिस किए हैं, जितने भी आपने दावे किए हैं, जितनी भी आपने योजनाएं बनाई हैं, वो पेपर से प्रैक्टिस की तरफ पहुंचे, यानी कागज से वो अभ्यास के तौर पर पहुंचे, जिसे आप प्रैक्टिकली पॉसिबल कर पा रहे हैं। मैंने एक वर्ड बोला पॉलिसीज। पॉलिसीज का मतलब होता है व्हाट नीड्स टू बी डन, जैसे लॉज, डिसीजन या प्रायोरिटीज, क्या किया जाना चाहिए। प्लान का मतलब होता है हाउ इट विल बी डन, यानी एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसमें मेथड, प्रोग्राम या ऑपरेशंस की बात होगी। और तीसरा वर्ड है आपके पास एग्जीक्यूशन, एक्चुअली डूइंग इट ऑन द ग्राउंड। किसी चीज को बिल्कुल ऑन ग्राउंड चीजों को कैसे करना है, उसके लिए हमें ऑफिसर्स की, मैनेजर्स की या स्टाफ की काम के लिए जरूरत पड़ेगी। इस पूरे प्रोसेस के लिए कितने लोग लगेंगे, कैसे कैसे काम होगा, इस पूरी पॉलिसी का खाता जो बनाएगा, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं? वो चीज क्या कहलाती है? एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, कोई बात। तो रियल एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास स्कूल है, हॉस्पिटल है या कॉरपोरेट है, सबके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जैसे गवर्नमेंट की अगर आप स्कीम देखो, पीएम आवास योजना या स्वच्छ भारत योजना, तो अपने आप में ये स्कीम पहले दिमाग में डाली गई होगी, फिर इसका नाम रखा गया होगा, फिर इसका बजट किया गया होगा, फिर इसको प्रोज एंड कॉन्स छांटे गए होंगे, फिर इसके अंदर बेनिफिशियरी को छांटा गया होगा, किस किस को फायदा मिलेगा, और पॉलिटिकल बेनिफिट या सोशल बेनिफिट इसका सरकार कैसे ले पाएगी। तो इसका जो पेन पेपर मोड में चीजें आई होगी, ये काम हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का। और बाद में इस चीज को जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो कहलाएंगे मैनेजमेंट वाले लोग। ऐसे स्कूल के अंदर भी प्रिंसिपल ने एग्जीक्यूट किया एकेडमिक या डिसिप्लिन पॉलिसीज, है ना। जैसे हॉस्पिटल में डायरेक्टर ने इंश्योर किया गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम पेशेंट्स तक पहुंच रहे हैं या नहीं। या प्राइवेट सेक्टर या बड़ी बड़ी कंपनियों या कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या एचआर मैनेजर होता है, वो हायरिंग या एम्प्लॉय वेलफेयर पॉलिसीज को अप्लाई करता है कि कैसे कैसे चीजें आएंगी। तो ये सारा काम एक एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजरियल बुद्धि के साथ ही हो सकता है। एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। मैनेजमेंट का मतलब ये है वन हु एग्जीक्यूट्स। तो अगर मैं सोशल ऑर्डर या डेवलपमेंट या पब्लिक वेलफेयर या रिसोर्स एफिशिएंसी या क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करूं, तो एक सुपरिटेंडेंट के
एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट के रोल के तौर पर 5 काम किए जाते हैं। पहला, सोशल ऑर्डर, वो प्रिवेंट्स ही विल प्रिवेंट कियोस, वो कंफ्यूजन होने से चीजों को बचाएगा और साथ ही साथ अपने साथ के जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उनको ऑर्गेनाइज रखने की, संगठित रखने की कोशिश करेगा। दूसरा काम होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट का डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को असेंशियल रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तीसरा उसका मकसद होता है पब्लिक वेलफेयर, जितनी भी सर्विस डिलीवरी है, चाहे बच्चों की मार्कशीट हो, रिजल्ट हो, या लोगों की तनख्वाह हो, या किसी भी तरह का सैलरी चार्ट हो, या कोई भी बेनिफिट हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो समय पर पहुंचना चाहिए, वो पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान देगा। चौथा काम होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर का रिसोर्स एफिशिएंसी, यानी कि ही विल सेव मनी, टाइम एंड एफर्ट, वो पैसे बचाने की बात करेगा, वो धन बचाने की बात करेगा, वो एफर्ट्स बचाने की बात करेगा। और ये तीनों काम जब भी बचाए जाते हैं उसे इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, रिसोर्स एफिशिएंसी। बात समझ में आई? रिसोर्स एफिशिएंसी बहुत बहुत ही जरूरी चीज है ना। आप में से बहुत सारे लोग खर्चीले होते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, 8-10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी डाउन है। लेकिन उनको एक ऐसा थियोरेटिकल पेपर भी लेना पड़ रहा है जिससे उनकी एफिशिएंसी चेक हो सके, आपके थॉट प्रोसेस को डिस्क्रिप्टिव लेवल पर जानकर। और ऐसे ही इंसान को लास्ट में करना होता है क्राइसिस मैनेजमेंट। अब इतना बड़ा अगर आप सिस्टम संभालोगे तो बड़ी चांस रहती है कि आप लोग कि कन्फ्लिक्ट भी हो जाए, दो लोगों में झगड़ा भी हो जाए, कोई डिजास्टर आ जाए, कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई क्वारल हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए। इन सारी चीजों को मिटाने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट की भूमिका भी आप लोगों को ही निभानी पड़ती है। तो बताइए आप में से कौन लोग फिलहाल किस चीज में ज्यादा अच्छे हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कॉलम लिखे गए हैं। आप जिस भी एक में, दो में, तीन में या सभी में अच्छे हैं, एक बार पॉइंट वाइज डाल के लिखिए 1 2 3 4 5 में से फटाफट। श्रेया त्यागी, अश्विनी दहिया, गुसाई, सुरेंद्र, रीना, कृष्ण, सारे बच्चे लिखो फटाफट किस चीज में आप पहले से अच्छे हैं। तो जिसमें जिसमें अच्छे हैं वो चीज आपके लिए और ज्यादा काम करेगी। वेरी गुड। गौतम कह रहे हैं मैं 3rd नंबर पे अच्छा हूँ पब्लिक वेलफेयर में। अश्विनी कह रहे हैं मैं ऑल सब में अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया दहिया साहब। अगला रीना जी कह रही है 1 2 3 5, 3 और 4, यानी क्राइसिस मैनेजमेंट में थोड़ा वीक है। श्रेया कह रही हैं कि 4th में अच्छे हैं, यानी रिसोर्स एफिशिएंसी में। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के तौर पर अगर बात करें तो आखिर ये किस चीज का काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। तो स्कोप के तौर पर देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइडर स्कोप है जिसके अंदर पॉलिसी मेकिंग को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट एक नैरोअर स्कोप है जिसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दिया जाता है। अथॉरिटी लेवल पर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में ही होता है, लेकिन क्योंकि आपको एडहॉक लेवल पर कुछ प्राइवेट यूनिट के लोग भी अपने यहाँ हायर करने पड़ते हैं शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, तो मैनेजमेंट प्राइवेट या पब्लिक दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लीगल डेफिनेशन एंड पॉलिटिकल क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैनेजमेंट जानने के लिए आपको स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली डिफाइंड होना जरूरी है। गोल के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका होती है पब्लिक वेलफेयर, लेकिन मैनेजमेंट की भूमिका होती है एफिशिएंसी के तौर पर काम करना, प्रॉफिट या गोल अचीवमेंट के तौर पर काम करना कि हमारा टारगेट अचीव हुआ या नहीं। क्लियर है? इसके अलावा अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो एक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की भूमिका के तौर पर डेवलप्ड सोसाइटी क्या कहती है और डेवलपिंग सोसाइटी क्या कहती है। अगर डेवलप्ड सोसाइटी की बात करो तो जैसे यूएस अमेरिका की बात करें, और डेवलपिंग सोसाइटी की बात करो तो इंडिया के लेवल पर, चाइना के लेवल पर, ये कैसी बात करते हैं। तो डेवलप्ड सोसाइटी कहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट का ज़्यादा फोकस रेगुलेशन, इनोवेशन या सर्विस डिलीवरी पर होता है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसीज काम करती है और मॉडर्न एरा के अंदर ये ई गवर्नेंस मॉडल्स पर काम करता है। तो अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें आजकल इंडिया में भी हो रही है, और ये है डेवलप्ड सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट मॉडल।
अगर आप देखें तो पिछले दिनों में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लाया गया, दैट कैन मैनेज डाटाबेसेस फॉर वेलफेयर स्कीम्स। जितनी भी भारत की कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं, उन सभी को डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ा गया है, और ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े देशों के मॉडल में से उठाई गई चीज है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर किस तरह की चीजें हो रही है बाहर के देशों में भी, तो ये डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देता है, जैसे पॉवर्टी रिमूवल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर। तो इसके अंदर जो स्टेट होता है वो एक प्लानर की, प्रोवाइडर की या रेगुलेटर की भूमिका निभाता है, योजना बनाने की, प्रोवाइड करने की या रेगुलेशन करने की। जैसे अगर बहुत ही माइन्यूट लेवल पर एग्जीक्यूशन देखें डेवलपमेंट का, तो भारत एक रूरल कंट्री है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, और सबसे पहले लोगों को सही और अच्छा और पीने लायक जल मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। तो ये एक एग्जाम्पल बनता है डेवलपिंग सोसाइटी का मॉडल, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के तौर पर काम करता है। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन पुलिस एट प्रेजेंट। वेरी गुड अश्विन, बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद अगर डेवलप्ड या डेवलपिंग सोसाइटी में रोल की बात करें, तो डेवलप्ड नेशन के अंदर ये लॉ ऑर्डर या सर्विस को मेंटेन करने के काम आता है। डेवलपिंग नेशन में ये सर्वांगीण विकास यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के काम आता है। अगर डेवलप्ड नेशन में देखें तो ये पॉलिसी इवेल्युएशन या डिजिटल गवर्नेंस पर निर्धारित है, लेकिन डेवलपिंग नेशन में ये बेसिक सर्विस डिलीवरी जैसे कि बिजली, पानी, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर निर्भर करता है। डेवलप्ड नेशन के अंदर इसको डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट के अंदर बांट दिया गया है, लोगों की भागीदारी ज्यादा कर दी गई है। लेकिन डेवलपिंग नेशन के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए हैं, तथा इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई है। इस पॉइंट को जरूर याद करके जाना, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटी का, क्योंकि ये वाला मैटर आपके पास सिलेबस के अंदर भी मेंशन है, अगर आप इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस यहाँ से देखेंगे तो। चलिए, अब यहाँ पर तीन तरह के पीरियड है जहाँ से अलग अलग तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं, और वहां से कुछ की थ्योरिस्ट के नाम आ रहे हैं। इनको जरूर से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर कोई खास बात इसी की हुई है, क्योंकि आपके पास 3-3 नंबर के 8 क्वेश्चन भी आने हैं। देयर विल बी 8 क्वेश्चंस कंप्राइजिंग 3 मार्क्स ईच। सो वहां पर आपके पास स्कूल ऑफ थॉट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्योरिस्ट के नाम भी आ सकते हैं, जिसको आपको भली भांति जानना जरूरी है। लेकिन मैं आपको इसका भी एक शॉर्टकट देने वाला हूँ कि सबसे बढ़िया से कौन सी चीज यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की बात करें, तो पिछले दिनों में कुछ जगह पर आपको इसके मॉडर्न रियल लाइफ एग्जांपल मैचिंग करने के लिए आ सकता है। तो 4 तरह से हमने इसके एग्जांपल बनाए हैं। पहला, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर डीजी लॉकर या ई कोर्ट्स की स्थापना है। क्राइसिस मैनेजमेंट के तौर पर कोविड-19 का वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन किया, जैसे कोविन पोर्टल बनाया। डिजास्टर रिस्पांस के तौर पर हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए को फ्लड या अर्थक्वेक हैंडल करने के लिए बोला। उसके अलावा पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर इनोवेशन लाने के लिए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को शुरू किया। इस तरह के कई काम किए गए हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का बहुत ही पुख्ता उदाहरण है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ट्राइंगल की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? पॉलिसी बनाता है, फिर उसकी प्लानिंग बनती है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन होती है, और एग्जीक्यूशन कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। और इसी के साथ एक मैस्लो का पिरामिड है, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, कि सबसे पहले हमें किसी पर्सन की बेसिक नीड का पता होना चाहिए, फिर उसकी सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसकी वेलफेयर के बारे में पता होना चाहिए, फिर वह पर्सन और कंट्री दोनों चीजें लगातार ग्रोथ करती है। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और एक अच्छा मैनेजमेंट लास्ट में नेशनल ग्रोथ का और पर्सनल ग्रोथ का कारण बनता है। तो एक अच्छी चीज है या खराब चीज है? तो इस चीज को पढ़ना, इस चीज को समझना अपने आप में आपको बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड पर्सन बनाता है, जो कि बहुत ही अच्छे और काम एंड कंपोज्ड तरीके से अपने सुचारू रूप से पूरे ऑफिस को गवर्न कर सकता है, और हंसते खेलते हुए इस जॉब से रिटायर हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन के सिद्धांत के तौर पर काम आती है। इसको सारे बच्चे नोट कर लेंगे, अगर पेन पेपर पर नोट कर रहे हैं तो। मैं यहाँ पर 5 थ्योरी आपको बताने वाला हूँ,
इन्हीं में से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन भी बनने वाला है। मैक्सिमम इसके अंदर चांसेस रहेगी कि थ्योरी का क्वेश्चन शायद कम बने इसमें, पर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी शायद मैचिंग के लिए कोई क्वेश्चन बनेगा, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। सबसे पहली थ्योरी का नाम है क्लासिकल थ्योरी। सबसे पुरानी थ्योरी यही है, जो कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर, हायरार्की और रूल्स का ब्यौरा देती है। इसके बारे में हेनरी फॉयल और लूथर गुल्लिक ने कहा। सबसे पहले देखो, हेनरी ने कहा और गुल्लिक ने कहा। हेनरी, गुल्लिक, हेनरी, गुल्लिक। बोलो दो तीन बार, हेनरी, गुल्लिक। इसके अंदर एक सिद्धांत होता है POSDCORB। ये थोड़ा सा देखो, POSDCORB, ये अगर वर्ड याद करोगे तो इससे आपको 8 तरह के वर्ड्स याद हो जाएंगे। और 8 तरह के जो वर्ड है POSDCORB, इसका मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग यानी लोगों को रखना, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग। कोऑर्डिनेटिंग का सी और ओ एक साथ आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सारे काम आना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर या हायरार्की के तौर पर ली गई है। और इसी चीज को इंग्लिश में क्लासिकल थ्योरी कहा गया है। यह सिद्धांत प्रशासन को एक मशीन की तरह देखता है, जिसमें हर व्यक्ति एक पुर्जा होता है। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है विच visualize the whole system as a machine, and each one is a tool. Each person is like a tool who can operate planning, organizing, staffing. So ये हो जाएगा क्लासिकल थ्योरी। क्या सबने लिख लिया है? क्या मैं आगे बढ़ूं? यस या नो करके बता दीजिए। यस है तो भी या नो भी है तो भी। लाइव सेशन है, मैं आपके साथ साथ आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग चलना चाह रहा हूँ। लिख लिया? आगे बढ़ूं? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बी के तौर पर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। देखिए, पहली थ्योरी थी क्लासिकल थ्योरी, पुरानी थ्योरी है। दूसरी थ्योरी आपके पास है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये आपके पास स्ट्रक्चर, हायरार्की या रूल्स की बात नहीं करती, ये एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी की बात करती है। इसलिए ये ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट है पेपर के तौर पर। और इसके बारे में फ्रेडरिक ट्रेलर ने बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है। एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिस्ट होते थे, जिन्होंने बच्चों के विकास से लेकर और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। ही एम्फेसाइज्ड ऑन टाइम मोशन स्टडी। इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में कुछ एम्फेसाइज किया, स्पेशलाइजेशन के ऊपर काम किया और ट्रेनिंग के ऊपर काम किया। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनके अंदर कैसे डिले को घटाया जाए, उसके ऊपर काम किया है कि जिस पर्सन को जो स्पेशलाइजेशन हो उससे वही काम कराया जाए। अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं उस काम के अंदर, तो ऐसे काम में पहले लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और सही टाइम पे सही मोशन करके ही एक अच्छा काम को समय पे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बी वाला सबने लिख लिया। शैल आई मूव ऑन टू C1? सी पे चलें? यस नो बोलते जाओ भाई, जल्दी जल्दी बोलो, फिर क्वेश्चन आंसर भी करने हैं अपन को। चलिए, बच्चों ने कह दिया है यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी अप्रोच है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये मोटिवेशन और इंटरपर्सनल रिलेशन पर काम करती है। और इंटरपर्सनल जो रिलेशन होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, उसमें फॉर्मल होना होता है या इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। तो इसमें इनफॉर्मल अप्रोच भी काम आती है। अगर आपके पास आपका कोई जूनियर असिस्टेंट बात करने के लिए आए कि सर मेरे घर पे सही नहीं चल रहा है, या मेरा वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं चल रहा है, या सर मेरे को काम का लोड ज्यादा पड़ रहा है, और आप उसके साथ बैठ के गप्पे मार लेते हैं, एक दो जोक शेयर कर लेते हैं, अपना कुछ किस्सा सुना देते हैं, थोड़ा इनफॉर्मल बातचीत कर लेते हैं, तो शायद उसको लगेगा कि हाँ सर मुझे पसंद करते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और मेरे साथ एक भावुक रिलेशन के साथ काम करते हैं।
तो ये थ्योरी जो दी थी वो इल्टन मायो ने दी थी, और इल्टन मायो ने एक हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट नाम का एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने फिर फर्स्ट थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहा था, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी में कहा गया था पूरा सिस्टम एक मशीन है और सारे ह्यूमन उसके टूल है। दूसरे वाले ने कहा कि आपके पास जितना भी चीज है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें सारे लोगों की स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि टाइम मोशन टेक्निक से कोई भी काम को डिले होने से रोका जा सके। लेकिन तीसरे ने कहा कि जो भी एम्प्लॉयज है, जो काम करने वाले लोग हैं, ये मशीन नहीं है, इनके साथ भी ह्यूमन के साथ रिलेशन रखना जरूरी है, इनको भी केयर चाहिए, इनको भी कम्युनिकेशन चाहिए, इनको भी बातचीत करनी होती है। तो अगर आप देखो, तो चाहे वो जुडिशियल स्टाफ हो, चाहे कम्युनिकेशन स्टाफ हो, चाहे सीबीएसई का स्टाफ हो, हर पर्सन को जरूरी है एक आत्मिक रिलेशन बनाकर काम करना। तो बताइए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी? मायो ने दी, इल्टन मायो। शैल आई मूव ऑन? समझ में आया? हाँ भाई, पहली थ्योरी थी क्लासिकल, दूसरी थ्योरी थी साइंटिफिक, तीसरी थी ह्यूमन रिलेशन। पांच थ्योरी है। चौथी थ्योरी का नाम देखिए, फोर्थ, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग थ्योरी कहती है एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सीरीज ऑफ चॉइसेस। मतलब यूं कहते हैं, एक बी होता है और एक डी होता है, एक बर्थ होता है आपका और एक डेथ होती है, और बर्थ और डेथ के बीच में लाई करता है सी, यानी कि चॉइस। यानी कई बार एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आपको जीना मरना याद आ जाता है, और उसके बीच में आपको एक चॉइस बनानी पड़ती है, और चॉइसेस की श्रृंखला अपने आप में एक तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कहलाता है। और इसके बारे में जो पॉलिटिकल थिंकर थे, जो साइकोलॉजिकल थिंकर थे, वो थे हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने कहा, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी। बाउंडेड रेशनैलिटी का मतलब है सभी फैसले तार्किक नहीं होते, परंतु उपलब्ध जानकारी पर आधारित होते हैं। जितना स्टाफ होगा, जितना पैसा होगा, जितना बजट होगा, उसी पर कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सारी चीजों में एक आइडियल ही काम होगा। जितना रिसोर्स या इंफॉर्मेशन होगी, चीजें उसी पर हमारी बेस्ड रहती हैं। तो इन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच पर आने की बात की। थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच पर आने की बात की। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर, मैनेज कर लेंगे हम लोग, ऐसे पढ़ाओगे तो? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अब ये है एनपीएम, ये है सब कुछ, इसके बेस पे सब कुछ चल रहा है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, शायद मैंने बताया भी था, इसमें से थ्योरी का भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका, डिस्क्रिप्टिव का भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, लेकिन वो 7 चैप्टर में से बनेगा, क्योंकि वहां पर और भी ज्यादा चीजें इसके बारे में एक्सप्लेन की गई है ना। तो एफिशिएंसी के तौर पर देखें, या ट्रांसपेरेंसी, या सिटीजन ओरिएंटेशन, तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहता है कि जो भी काम हो वो एफिशिएंसी वाला हो। एफिशिएंसी का मतलब है टाइम, मनी या इफर्ट्स कम से कम लगे। ट्रांसपेरेंसी मतलब चीजें करप्शन फ्री हो, और इसलिए आपको इंटीग्रिटी और एथिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। और सिटीजन ओरिएंटेशन हो, मतलब इस सबसे ज्यादा काम स्टूडेंट का या पेरेंट्स का, जो भी कोई क्यूरी आए, वो सारी की सारी सॉल्व होनी चाहिए आपके माध्यम से। ये चीजें प्राइवेट सेक्टर से इंस्पायर की गई है, क्योंकि आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी के काम पर ज्यादा जोर होता है, और कहते हैं कि वहां पे भ्रष्टाचार कम है, सैलरी कम मिलती हो पर काम बहुत लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब सिक्योरिटी के नाम पर बहुत कुछ है, लेकिन आज भी कुख्यात रहते हैं करप्शन के लेवल पर। और पिछले दिनों में जैसे कि प्राइवेट सेक्टर से इंस्पायर होकर सरकार ने ई गवर्नेंस चलाया, डिसेंट्रलाइजेशन चलाया, या आउटसोर्सिंग करना चलाया, या पीपीपी मॉडल पर काम करना चलाया। कोई बता पाएगा पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। या फिर पिछले दिनों में सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर चलाए, रूरल गवर्नेंस के तौर पर, जहाँ पर आपके आधार कार्ड के करेक्शन से लेके, और आपके बहुत ज़्यादा करें तो बेनिफिशरी जो हैं, जिनको उज्ज्वला योजना के अंदर कुछ बेनिफिट चाहिए, वो सारी चीज़ें आप
CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर से निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके पास 5 रूल। तो अगर मैं कंक्लूजन के तौर पर देखूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बैकबोन है गवर्नेंस की, मैनेजमेंट की, जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी का इंजन। लेकिन एक आइडियल सिविल सर्वेंट को पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, रेस्पॉन्सिव या अकाउंटेबल गवर्नेंस कैसे चलानी है, और सो एज टू बी नोन बाय और नोन टू एनी सुपरिटेंडेंट अंडर CBSE। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने है। अब अगर मैं आपके सामने चैप्टर 1 एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन इजी लेवल के MCQ दूं, तो कितने लोग चाहते हैं कि सर हम ये MCQ प्रैक्टिस के तौर पर अभी करना चाहते हैं, और आप लोगों ने सिर्फ बैठे बैठे ABCD बताना है क्वेश्चन नंबर के साथ। अगर हम क्वेश्चन नंबर कर रहे होंगे 1, तो आपने 1A 1B 1C या 1D ऐसे लिख देना है। अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा 5वां, तो 5A 5B 5C ऐसे लिख देना। बोलो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी, बोलो यस और नो। आपके पूरे नंबर पूरे करा दूंगा इस काम के लिए। बताओ पढ़ाने का तरीका ठीक है? सो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पब्लिक वेलफेयर, टैक्स कलेक्शन या एक्सपोर्ट प्रमोशन। चाहे आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के, इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि इसका राइट आंसर होगा पब्लिक वेलफेयर। वेरी गुड, फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं मैं। हु इज नोन फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए किसे जाना जाता है? मैक्स वेबर को, इल्टन मायो को, फ्रेडरिक टेलर को या हेनरी फॉयल को? मुझे बताइए सेकंड का आंसर क्या आएगा। तो सेकंड का आंसर आएगा फ्रेडरिक टेलर को। टेलर जो होता है वही होता है जो कटिंग वटिंग जानता है, किसका कितना नाप तोल करना है, और इसी को साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या SMT कहा गया है। कितने लोगों के दोनों सवाल अभी तक ठीक गए हैं? तो तीसरा सवाल देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ POSD CORB पोसड कॉर्ब वॉज गिवन बाय। तो बताइए पोसड कॉर्ब 1 में था, 2 में था, 3 में था, 4 में था, 5 में था? कौन सी थ्योरी में था? और थ्योरी जो भी याद हो तो बताइए ये किसके द्वारा दी गई थी? तो चेस्टर बर्नार्ड द्वारा, ल्यूथर ग्यूलिक द्वारा, वुड्रो विल्सन द्वारा या हर्बर्ट साइमन द्वारा? तो ये क्लासिकल थ्योरी में था, फर्स्ट में था, और ये गुलिक के द्वारा, ल्यूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था। कितने लोगों को लग रहा है कि सर ये सेशन तो माइंड ब्लोइंग सेशन है, आई ओपनिंग सेशन है, यहीं की यहीं चीजें समझ भी आ गई और याद भी हो गया? अगर इसी तरह से हम पूरा कोर्स पूरी चीज पढ़ लेंगे तो मजा ही आ जाएगा। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन अंडर POSD CORB? अब यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है नॉट। नॉट वाली बात समझनी है, कौन सी चीज POSD CORB में नहीं? प्लानिंग नहीं है, बजटिंग नहीं है, पॉलिसिंग नहीं है, या कोऑर्डिनेटिंग नहीं है? तो आपको पता है P से तो प्लानिंग ही था, और B से बजटिंग ही था, और CO का मतलब कोऑर्डिनेटिंग था। तो यहाँ पे पॉलिसिंग वर्ड नहीं है। तो 1 4 का C इज द राइट आंसर होना चाहिए। पॉलिसिंग इज नॉट कम अंडर दिस। तो P का मतलब प्लानिंग है, पॉलिसिंग नहीं है। तो P का मतलब प्लानिंग है, पॉलिसिंग नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए जाना जाता है? पॉलिसी सेट करने के लिए। लेकिन मैनेजमेंट किसके लिए जाना जाता है? पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, चलिए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में फोकस किस चीज पर रहता है? क्वेश्चन किया था या नहीं? मतलब हमने थ्योरी की थी ना। रूल्स या रेगुलेशन पे रहता है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी पे रहता है, एम्प्लॉय के मोटिवेशन पे रहता है, या सेंट्रलाइज्ड कमांड पर रहता है? तो आपको पता है उसके साथ चाय पानी पीनी है हमने ह्यूमन के साथ, है ना, वो ताकि उसका मन करता रहे अगले दिन भी ऑफिस आने का। तो वो एम्प्लॉय का मोटिवेशन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। हाँ भाई, हाउस द जोश, बोल दो यार। अच्छा, कितने लोग जानते हैं यूट्यूब पर और पर बहुत सारा कुछ दिया जा रहा है कट ऑफ के नाम पर, है ना, सिलेक्शन के नाम पर। और तो और पिछले दिनों में कुछ खबरें भी आ गई है कि सीटें भी बिक रही है, पकड़े गए हैं कुछ नकलबाज लोग, है ना। लेकिन आप ये देखो कि अगर ये तैयारी हम रोज पढ़ें, रोज करें, तो चाहे 10 लोग हों चाहे 100 लोग हों, सिलेक्शन पक्का होगा या नहीं होगा?
बस पेपर 1 आप क्लियर कर लो, पेपर 2 की गारंटी मैंने आपको पहले भी कहा था। और आप में से जितने भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि लगातार आपको कंटेंट और मोटिवेशन वहां मिलता है या नहीं। कितने लोगों को लग रहा है कि सर अब कट ऑफ की चिंता कम है, अब कंटेंट की चिंता ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच थ्योरी एम्फेसाइजेज डिसीजन मेकिंग एंड बाउंडेड रेशनैलिटी। तो बाउंडेड रेशनैलिटी और डिसीजन मेकिंग की बात कहाँ पर हुई थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट में, क्लासिकल थ्योरी में, ह्यूमन रिलेशंस में, या हर्बर्ट साइमन की थ्योरी में? ये थोड़ा सा टेक्निकल पेचीदा सवाल आपको लग रहा होगा, पर है नहीं। हर्बर्ट साइमन की जो थ्योरी थी वो बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग थ्योरी थी, जिसके अंदर प्रैक्टिकल चीजों पर, बाउंडेड रेशनैलिटी पर काम किया था। और इसमें बोला गया था कि उपलब्ध संसाधनों और इंफॉर्मेशन के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं, वो हमेशा कभी भी आइडियल नहीं होते हैं। बोला था या नहीं? क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन सही से डिस्क्राइब करता है इन सेंटेंस में? रूल मेकिंग इन जुडिशियरी, efficient use of resources to achieve goals, only recruitment of staff, या मॉनिटरिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स। मुझे बताओ, खाली मैनेजमेंट का मतलब जुडिशरी का काम करना है क्या, या मैनेजमेंट का काम रिक्रूटमेंट करना है, या पॉलिटिकल कैंपेन चलाना है, या फिर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कितने लोगों को याद है एनपीएम हमने पढ़ा था? क्या ये ब्यूरोक्रेटिक सिक्रेसी बताता है, पेपर बेस्ड सिस्टम बताता है, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बताता है, या सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बताता है? अब तो देखो ज्यादातर तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है डेवलप्ड सोसाइटी के अकॉर्डिंग। और जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के केंद्र में रख के सारी सर्विसेज बनेंगी। तो मुझे लगता है एट्थ का आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, इसका राइट आंसर आएगा। चलिए, आपको 10 क्वेश्चन के बाद ये बताना भी है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट? बताओ सारे। Which of the following is common to both administration and management? Decision making, profit orientation, campaigning, या फंड रेजिंग? शाबाश। देखो, फंड रेज करना कहीं पढ़ा आज हमने? कैंपेनिंग प्रचार करना पढ़ा हमने? प्रॉफिट ओरिएंटेशन पढ़ा हमने? लेकिन दोनों का एक काम है, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। और उसी काम के लिए सुपरिटेंडेंट को लगाया गया और ये दोनों चीजें पढ़ने के लिए दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन भी और मैनेजमेंट भी। अच्छा सवाल था ना? चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक डेवलपिंग सोसाइटी था और एक डेवलप्ड था। पहले था डेवलप्ड, दूसरा था डेवलपिंग। तो डेवलपिंग सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन किस पर फोकस करता है? मेंटेनिंग स्टेटस क्यो, जैसा है वैसा मेंटेन करना, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बेसिक सर्विस डिलीवरी, इलेक्शन कैंपेन्स, या एडवर्टाइजिंग एंड पीआर? बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट ऑप्शन के थ्रू कर लोगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचने के लिए बेसिक सर्विस डिलीवरी का काम करेंगे। अब चलिए, कितने लोगों के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं? अब सारे लोग पर्सनल मैसेज करने के बजाय एवरीवन के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, ताकि सारे लोग एक दूसरे के मार्क्स भी देख पाएं, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जिसके जितने मार्क्स हैं, अश्विनी के 9/10, रीना के 10/10, ओप्पो के 10/10, गोसाई के 10/10। वेरी गुड। रेडमी नोट के 9, कृष्ण कुमार के 9। वेरी गुड। ऑलमोस्ट सबके 9 और 10 मार्क्स हैं। चलिए, बहुत बढ़िया मार्क्स हैं। चलो, अब कितने? रजनीश के 8 मार्क्स हैं। चलिए, कोशिश कीजिए थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की। अब सारे बच्चे, मैं 5 क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ एमसीक्यू के, लेकिन वो हाई ऑर्डर थिंकिंग के हैं, हॉट क्वेश्चन है। और उन 5 में से कोई एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए, बेसिक सर्विस डिलीवरी का कोई एग्जाम्पल बताइए।
आज मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया भी था इसका एग्जाम्पल। प्रगति, ठीक है, मेहनत करो, बढ़िया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? जल जीवन मिशन, वेरी गुड, शाबाश को। जल जीवन मिशन के बारे में बात की थी, हर घर जल की बात की थी। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। वोट क्वेश्चन है। सैनिटेशन पहुंचाना, पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, है ना। चलिए, वोट क्वेश्चन के तौर पर पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का। इसके अंदर एक असर्शन है, एक कहावत है और एक रीजन दिया है। आपको बताना है कि क्या दोनों सेंटेंस ठीक है, और जो रीजन दिया है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, या दोनों सेंटेंस तो ठीक है बट आर का ए से कोई लेना देना नहीं है, या ए सही है आर गलत है, ए भी गलत है या आर सही है, ये बताना है। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू टाइम मोशन स्टडी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो ए इज ट्रू, ए इज ट्रू और ए इज ट्रू, ये हो सकता है, मतलब डी इसका आंसर नहीं होगा। फ्रेडरिक टेलर बिलीव दैट वर्कर्स शुड बी क्लोजली सुपरवाइज्ड एट ऑल टाइम्स। फ्रेडरिक टेलर कहते हैं कि जितने वर्कर्स हैं इनको हर समय सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए, क्या यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से जो आर जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो ठीक है या गलत है? तो आप कहेंगे कि सर, इसके अंदर आर जो है वो गलत है। फेडरिक ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। फेडरिक टेलर ने, उन्होंने तो साइंटिफिक टास्क डिवीजन की बात की है, उन्होंने एक्सेसिव सुपरविजन की बात तो की ही नहीं है। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है। अगर ये वाली बात ऐसे समझ में आती है तो ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला गलत है। तो अगर गलती हो गया नीचे वाला तो एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं वो। तो आर इज फॉल्स और ए इज ट्रू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो कितने लोगों का राइट आंसर सी आ गया है? ऑल एक एक्सट्रीम वर्ड है, बिल्कुल ठीक। चलिए, कितने लोगों का सी आंसर आ गया है? बढ़िया से समझ में आ गया है, लॉजिक समझ में। सबसे पहले बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया, और इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स के लिए, जिसमें आपने देख लिया होगा इस बार, प्री में ही देख लिया कि क्वेश्चन की लेंथ कैसी थी, मैथमेटिक्स कैसे पूछ रहा है, तो अब आने वाले दिनों में ये क्वेश्चन भी बड़े टेक्निकली पूछने की कोशिश करेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर मैं ऑप्शन भी डाल दिए हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, एलिमिनेशन बेस्ड है। कॉलम ए थ्योरी का नाम लिखा है और फोकस एरिया लिखा है। सारे बच्चे इसमें से राइट आंसर ए बी सी डी का देखकर बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। शाबाश ओप्पो, बढ़िया दिमाग चल रहा है। क्या नाम है आपका? ओप्पो CPH, ताकि मैं आपको ओप्पो ओप्पो ना कहूँ, आपके नाम से बुलाऊं। चलो, शुभम, ओके शुभम भैया। क्लासिकल थ्योरी के तौर पर देखें तो क्लासिकल थ्योरी स्ट्रक्चरल हायरार्की और फॉर्मल रोल्स की बात करती है। 1 का सी आएगा। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में मोटिवेशन और इनफॉर्मल रिलेशन की बात होती है। 2 का बी आना चाहिए, सॉरी 2 का ए आना चाहिए, यस। 3 का मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में सिटीजन सेंट्रिक या एफिशिएंसी की बात की गई है। और हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग और बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की है। CABD, CABD के तौर पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रगति, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैचिंग करके देखोगे तो कितने लोगों को बात समझ में आई? कितने लोग कंफ्यूज हो गए? अब मैंने बताओ नोट्स बनवाए थे ना अभी आपसे, क्या उसी में से ये पार्ट है या नहीं? बिल्कुल फ्रेश कॉन्सेप्ट है। देखो, आपके लिए, आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा इस तरह की चीजें। अगर आप 1 डे एग्जाम की तैयारी करते हो तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, मेहनत के साथ पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एलिमिनेशन राउंड के तौर पर।
टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, हमारी भी फर्स्ट क्लास है बच्चे, हमने भी कोई पहले क्लास लिए थे। चलिए, अब सारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following does not align with the concept of public administration in developing countries? Promotion of rural sanitation and electrification, welfare schemes for tribal and vulnerable sections, wealth maximization for shareholders, और implementation of social security schemes। चलिए, क्या बताएंगे? एक लॉजिक लगाना है। अभी आपने समझा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रूट वाली चीजें ली जाती है, तो वो रूरल का सैनिटेशन हो, या ट्राइबल पॉपुलेशन तक पहुंचना हो, या सोशल सिक्योरिटी स्कीम पहुंचानी, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने का काम, अंबानी अदानी बनाने का काम इसके अंदर नहीं होता है। तो सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। POSDCORB को क्लासिकल अप्रोच में किसने बताया है? व्हाट इज दिस? क्या ये एक टूल है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन के लिए? क्या ये फ्रेमवर्क है पब्लिक एंगेजमेंट या ट्रांसपेरेंसी को फोकस करने के लिए? क्या ये एक चेकलिस्ट है मैनेजरियल फंक्शन को देखने के लिए, जो कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल रहते हैं? या ये एक मॉडल है जो कि कॉरपोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक्सक्लूसिवली बहुत ही यूनिक तरीके से यूज होता है? व्हाट इज द राइट आंसर? So the right answer is it is a checklist of managerial functions essential for effective organization. Option number C is the right answer. Question number 5। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ असर्शन एंड रीजन टाइप का। प्लीज इन दोनों सेंटेंस को बड़े ध्यान से आप पढ़िए और मुझे इसका राइट आंसर बताइए क्या बनने वाला है। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज प्राइमरीली फोकस ऑन लॉ ऑर्डर एंड पॉलिसी फीडबैक। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन डेवलपिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट एक्ट्स मेनली एज ए फैसिलिटेटर फॉर प्राइवेट कैपिटल। हाँ, लोगों के तौर पर ध्यान देती है, लोगों की प्राइवेट कैपिटल के तौर पर ध्यान देती है, उनका पैसा बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दोनों दोनों के दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू। क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा? नहीं, डेवलपिंग वाला कॉन्सेप्ट अलग है, डेवलप्ड वाला कॉन्सेप्ट अलग है, तो दोनों की एक्सप्लेनेशन तो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। दोनों के दोनों ठीक तो हैं, पर दोनों एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं करते। राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों को बात समझ में आई कि इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं? प्राइवेट शब्द समझ के आप समझ रहे होंगे, जब गवर्नमेंट किसी के पैसे बचाने का काम करती है तो वो प्राइवेट कैपिटल की फैसिलिटेटर है ना। जब उसके घर में पानी पहुंचाया तो 20 रुपए की उसको बिस्लरी नहीं खरीदनी पड़ेगी बार बार, है ना। तो वो उसकी प्राइवेट कैपिटल को मैनेज करवाने का काम कर रही है। गॉट इट? यस, गॉट इट शुभम, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन इसका डी है। डी इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताऊं। मैं कुछ और भी पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ, मेरा वैकेंसी को लेकर थोड़ा सा टारगेट है कि मैं 142 पोस्ट है, और 142 के 142 बच्चे यहाँ से पढ़कर जाएं, कुछ बनकर जाएं, और एक अच्छे ईमानदार ऑफिसर की तरह काम करें। चलो, इन 5 में से कितने मार्क्स आए आपके आउट ऑफ 5, थोड़ा बताना एक बार। तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा फिर मैं, जिन टाइप के क्वेश्चन में आपके कम आ रहे हैं। तो बेसिक क्वेश्चन अगर ठीक ठाक कर रहे हो तो एडवांस क्वेश्चन फिर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपन। जैसे रीना करी 3 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, रजनीश 4, के 3, गोसाई 3, प्रगति 2, रेडमी 4। रेडमी आपका नाम क्या है एक बार बताना? आपने अपने सिस्टम के नाम से ही लिखा हुआ है ना जूम पे, तो थोड़ा सा नाम बता दोगे तो थोड़ा सा एड्रेस करने में आसानी रहेगी आप लोगों को। चलो, अमन, अमन भैया बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अमन? ठीक है। चलो, अब ऑफलाइन गाइडेंस और डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन के लिए हम लोग अवेलेबल भी रहते हैं डोइन क्लास।
A22 M फ्लोर, सावित्री भवन, मुखर्जी नगर, दिल्ली। कॉन्टैक्ट के तौर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9971389565। ठीक है। लेकिन अभी गड़बड़ अब होती है, 5 नंबर वाले सवाल भी तो आएंगे सर। 5 नंबर वाले सवाल में अगर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न गवर्नेंस, प्रशासन क्या है, आधुनिक शासन में इसका क्या महत्व है, तो इसमें कितना लिखना है, कितना समझना है। तो अगर आपने पूरा लेक्चर ढंग से समझा हुआ है, उनके कीवर्ड्स निकाल रखे हैं, तो चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, बहुत ही खूबसूरत आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक आंसर लिखा। एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स थ्रू प्लानिंग, organizing, directing, and coordinating resources and people. In modern governance, administration ensures that laws, policies, and welfare schemes are effectively implemented. It plays a crucial role in maintaining order, delivering services, and achieving developmental goals. Without efficient administration, even the best policies can fail at the grassroots. It also strengthens democratic institutions by ensuring transparency, accountability, and citizen-centric service delivery across various sectors. कितने लोगों को लग रहा है कि पूरे लेक्चर को अगर ढंग से पढ़ा हो तो सारे के सारे कीवर्ड्स को उठा के एक बढ़िया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिसमें आराम से एग्जामिनर आपको अगर 5 में से फॉर्मेलिटी के वो एक एक नंबर काटे भी, तो आराम से आपको 4 मार्क्स देकर चल सकता है। बोलो यस और नो, यस और नो, हेलो हेलो। तो कितने लोग चाहते हैं कि हर चीज इस तरीके से पढ़ लो अगर आप, तो मजा ही आ जाएगा। प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। इसमें योजना बनाना, संसाधनों का प्रबंधन करना और निर्देश देना शामिल होता है। आधुनिक शासन में प्रशासन का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि यह जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाता है, और यदि प्रशासनिक व्यवस्था सशक्त हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है, जनता का विश्वास बढ़ता है। प्रशासन सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये 5 क्वेश्चन है। प्रबंधन और प्रशासन में अंतर क्या है, विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, POSDCORB क्या है, इसके घटकों के नाम लिखिए। या फिर एक सबसे अच्छा सवाल जहां से आपके पास क्वेश्चन आने वाला है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय, किसने की थी, एल्टन मायो ने, आफ्टर हैथरन एक्सपेरिमेंट के बाद। It emphasized that the productivity is not just influenced by physical condition or supervision, but by social and psychological factors. According to this theory, employees are not machines, but emotional beings who respond to respect, recognition, and group dynamics. जिनको क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ग्रुप डायनामिक्स चाहिए। इट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड हायरार्की। आपको पता होगा क्लासिकल थ्योरी में रूल्स और हायरार्की पर काम हो रहा था, लेकिन ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पे मोटिवेशन, मोरल या कम्युनिकेशन पर काम हो रहा है, बिकॉज दिस थ्योरी लेड द फाउंडेशन फॉर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड वर्क प्लेस वेलबींग प्रैक्टिसेस इन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो हॉर्थोन प्रयोगों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार कार्यक्षमता केवल मशीनों और नियंत्रण से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की भावनाओं, समूह व्यवहार और प्रेरणा से जुड़ी होती है। इसने प्रशासनिक दृष्टिकोण को मानव केंद्रित बनाया और संप्रेषण, सामूहिक भावना तथा नेतृत्व को महत्व दिया। यह सिद्धांत आज की कार्यस्थलों में कर्मचारी संतुष्टि और सहभागिता को बढ़ावा देता है। तो आज का ये लेक्चर आप सब लोगों को कैसा लगा, जाना नहीं है, अपना एक कमेंट छोड़ना है। और जिन लोगों को इस तरह के क्लासेस की जरूरत पड़े, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @CBSE 2025 ट्रैप को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ इसका ऐप के ऊपर कोर्स भी होगा। कोर्स की पूरी डिटेल हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के साथ इसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आए, आप टेलीग्राम चैनल पर जब जाएंगे तो इसके साथ ही आपको मेरा एक
सारी चीज, मेल आईडी भी मिल जाएगी और ये टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोशिश करना आप सारे लोग कि बढ़िया से अच्छे से इस तरह की चीजों को समझने की कोशिश करो और काम करने की कोशिश करो। तो मुझे बताओ सेशन कैसा लगा, यही कि यही याद हुआ या नहीं हुआ, बेसिक चीजें के तौर पर। किसी को हमसे बात करनी है, किसी को हमसे कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानकारी लेनी है, तो प्लीज एक बार अपना डाउट भी पूछ लें। आप ना अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आप अपने बारे में लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा और आप हमको ऑडियो वीडियो करके पूछ सकते हैं। जयंत, आप किसमें कंफर्टेबल है वही कर देंगे आपके लिए। जिसको बात करनी है हैंड रेज करें और बात भी कर सकते हैं।